नमस्कार। इतिहास में अक्सर 1857 को ब्रिटिश राज के खिलाफ पहले बड़े विद्रोह के तौर पर देखा जाता है। पर क्या ये पूरी तस्वीर है? नमस्कार। हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन शायद पूरी तरह सही नहीं। हमारे सामने एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का एक अध्याय है जो इसी धारणा पर सवाल उठाता है। आज हम इसी स्रोत के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि 1857 से पहले ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का और क्यों प्रतिरोध पनप रहा था। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि 1857 कोई अचानक आसमान से नहीं टपका था। स्रोत के मुताबिक उससे पहले करीब 100 सालों तक भारत के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न समुदायों की तरफ से विरोध की चिंगारियां लगातार सुलग रही थी। ये एक लंबी कहानी की प्रस्तावना जैसा था, आप कह सकते हैं। स्रोत इन्हें जन प्रतिरोध यानी पीपल्स रेजिस्टेंस कहता है। ये जन कौन थे? क्या इसमें सिर्फ राजा, महाराजा या सैनिक ही शामिल थे या और भी लोग थे? नहीं नहीं, जन का दायरा यहाँ काफी बड़ा था। देखिए, इसमें किसान थे, कारीगर थे, आदिवासी समुदाय थे, अच्छा। सत्ता से बेदखल किए गए शासक वर्ग जैसे जमींदार और पॉलीगर वो भी थे, फिर कंपनी की फौज से निकाले गए या पुराने शासकों के सैनिक, हाँ। और यहाँ तक कि हिंदू और मुस्लिम धार्मिक नेता भी शामिल थे। बापरे, मतलब समाज का लगभग हर तबका। जी हाँ, लगभग हर तबका। सबके अपने अपने कारण थे, अपनी शिकायतें थीं, लेकिन निशाना अक्सर ब्रिटिश नीतियां या सीधे तौर पर ब्रिटिश राज ही होता था। मिसाल के तौर पर जैसे 1810 में बनारस में हाउस टैक्स के खिलाफ हुआ विरोध, हम्म। या 1814 में सूरत में नमक शुल्क के खिलाफ, या फिर 1816 में बरेली में पुलिस टैक्स और नगर निगम करों के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत बताता है, कि ये सिर्फ गांवों या जंगलों तक ही सीमित नहीं था, शहरों में भी लोग विरोध कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, शहरों में भी गरीब तबके और कई बार समृद्ध वर्ग भी मिल के विरोध कर रहे थे। और इन प्रतिरोधों को इतिहासकार बिपिन चंद्र, जैसा स्रोत में उल्लेख है, मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटते हैं: नागरिक विद्रोह यानी सिविल रिबेलियंस, जी। आदिवासी विद्रोह ट्राइबल अपराइजिंग्स, और किसान आंदोलन पेजेंट मूवमेंट्स। अच्छा। इसमें हम सिपाहियों के विद्रोहों यानी मिलिट्री म्यूटनीज को भी एक अलग श्रेणी मान सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो इन सभी विद्रोहों के पीछे मुख्य वजहें क्या थीं? ऐसा क्या था जो इतने अलग-अलग समूहों को एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर रहा था? कोई एक पैटर्न था? देखिए, कई परतें थी इसमें। सबसे ऊपर तो थी कंपनी की नई आर्थिक नीतियां, जैसे? खासकर उनकी भूमि राजस्व व्यवस्था। इससे किसानों पर बहुत भारी बोझ पड़ा, कई अपनी जमीन से ही बेदखल हो गए। ओह! फिर आदिवासियों के इलाकों में बाहरी लोगों की घुसपैठ, जैसे व्यापारी, साहूकार, ठेकेदार, हम्म। और उनके जंगल पर जो अधिकार थे उनका छिनना, ये एक बहुत बड़ा कारण था। हाँ, ये तो सुना है। फिर ब्रिटेन में बने सस्ते सामान ने भारतीय कारीगरों, खासकर बेचारे बुनकरों की तो कमर ही तोड़ दी। उनका पूरा उद्योग तबाह हो गया एक तरह से। और टैक्स वसूलने वाले? हाँ, वो भी। टैक्स वसूलने वाले जो बिचौलियों भराए थे उनका अत्याचार, और इन सब के साथ एक और बात थी, अंग्रेजों का खुद को श्रेष्ठ समझना और भारतीयों के प्रति उनका तिरस्कार का भाव। वो भी आग में घी का काम कर रहा था। समझ गई। अगर हम नागरिक विद्रोहों की बात करें, तो स्रोत में सन्यासी विद्रोहों का जिक्र प्रमुखता से है। ये क्या था? इसकी क्या खासियत थी? हाँ, सन्यासी विद्रोह 1763-1800 काफी लंबा चला। ये 1770 के भयानक अकाल और अंग्रेजों की सख्त आर्थिक नीतियों के बाद शुरू हुआ था। इसमें वो सन्यासी शामिल थे जो मूल रूप से खेती करते थे, बेदखल किसान थे। अच्छा, तो सन्यासी मतलब सिर्फ धार्मिक लोग नहीं थे? नहीं, ज्यादातर किसान थे। बाद में इसमें बेदखल जमींदार, नौकरी से निकाले गए सिपाही और गांव के गरीब लोग भी जुड़ गए। मजनू शाह, चिराग अली, भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे नेताओं ने इसे नेतृत्व दिया। देवी चौधरानी मतलब महिलाएं भी नेतृत्व कर रही थीं? बिल्कुल। देवी चौधरानी का जिक्र ये भी दिखाता है कि महिलाएं भी इस प्रतिरोध में पीछे नहीं थीं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ, वो इसी पृष्ठभूमि पर आधारित है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। ये तो हुई नागरिक विद्रोह की बात। आदिवासी विद्रोहों के कारण या उनका स्वरूप क्या कुछ अलग था? हाँ, थोड़ा अलग था। आदिवासी विद्रोहों का एक मुख्य कारण उनकी जमीन, जंगल और उनकी जो पारंपरिक जीवन शैली थी, उसमें बाहरी हस्तक्षेप था। संथाल विद्रोह 1855-56 इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिहार के राजमहल पहाड़ियों के संथाल आदिवासी थे। उन्होंने जमींदारों, साहूकारों और पुलिस के गठजोड़ वाले शोषण के खिलाफ हथियार उठा लिए।
और ये भी ब्रिटिश विरोधी बन गया। हाँ, ये सिर्फ आर्थिक लड़ाई नहीं रही, जल्दी ही ये ब्रिटिश राज के खिलाफ हो गई। सिद्धू और कानू नाम के दो भाइयों के नेतृत्व में उन्होंने तो एक तरह से आजादी का ऐलान तक कर दिया था, कहा कि कंपनी राज खत्म। अरे हालांकि अंग्रेजों ने इसे बहुत ही निर्ममता से, क्रूरता से कुचल दिया। दुखद। और किसान आंदोलन, क्या उनमें कोई धार्मिक पुट भी था, जैसा स्रोत इशारा करता है? हाँ, कुछ किसान आंदोलनों में धार्मिक रंग भी नजर आता है, जैसे पागलपंथी विद्रोह 1825-35। पागलपंथी? जी, करमशाह ने एक अर्ध धार्मिक समूह बनाया था। इसमें बंगाल के मैमन सिंह जिले के गारो और हाजोंग आदिवासी किसान शामिल थे। उनके बेटे टीपू शाह के नेतृत्व में इन किसानों ने जमींदारों के लगाए भारी लगान के खिलाफ संघर्ष किया। तो यहाँ आर्थिक उत्पीड़न के साथ साथ एक संगठित धार्मिक पहचान भी जुड़ी हुई थी। समझ गए। स्रोत में 1857 से पहले सिपाहियों के विद्रोहों का भी जिक्र है। 1857 तो सिपाहियों के विद्रोह से ही भड़का था, लेकिन ये उससे पहले भी हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। 1857 से पहले भी कंपनी की फौज में कई बार छोटे बड़े विद्रोह हुए। कारण मिले-जुले थे, जैसे कम वेतन, प्रमोशन में भेदभाव, अंग्रेज अफसरों का बुरा बर्ताव कर देना। लेकिन एक बड़ा पहलू था उनकी धार्मिक भावनाओं का आहत होना। अच्छा, वो कैसे? जैसे 1806 में वेल्लोर में सिपाहियों को उनकी पारंपरिक पगड़ी की जगह चमड़े की टोपी पहनने को कहा गया। अब चमड़ा उनके लिए धार्मिक रूप से आपत्तिजनक था। हाँ, तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। हाँ, ये तो गड़बड़ है। या फिर 1824 में बैरकपुर में सिपाहियों ने समुद्र पार करके बर्मा जाने से इनकार कर दिया। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। ओहो। और फिर 1856 का वो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया। उसने तो ये तय ही कर दिया कि अब जो भी नया सिपाही भर्ती होगा उसे कहीं भी भेजा जा सकता है, भारत के अंदर या बाहर। इससे सिपाहियों में असंतोष और ज्यादा बढ़ गया। तो इतने सारे विद्रोह हुए, अलग अलग समूह, अलग अलग इलाके, फिर भी ये बड़े पैमाने पर सफल क्यों नहीं हो पाए? स्रोत इनकी क्या सीमाएं या कमजोरियां बताता है? हाँ, स्रोत के अनुसार इनकी कुछ मुख्य कमजोरियां थीं। पहली तो ये कि ये ज्यादातर स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित थे और इनका प्रभाव भी क्षेत्रीय रहा। मतलब कोई अखिल भारतीय स्तर पर समन्वय या सोच का अभाव था। सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे एक तरह से। बिल्कुल। दूसरी बात, नेतृत्व अक्सर पुराने ढर्रे का था, जैसे पुराने जमींदार या सरदार जो शायद सिर्फ अपना पुराना रुतबा वापस चाहते थे। कोई नई व्यवस्था बनाने का विचार कम ही था। सही। तीसरी, उनके लड़ने के तरीके और हथियार अंग्रेजों की संगठित और आधुनिक सेना के मुकाबले काफी पुराने थे। हाँ, ये तो है। और अंग्रेज तो फूट डालो और राज करो की नीति में माहिर थे ही। वो इन विद्रोहों को आपस में लड़वाकर या अलग थलग करके दबा देते थे। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि 1857 कोई अचानक भड़की आग नहीं थी, बल्कि उससे पहले दशकों तक पूरे भारत में असंतोष की जमीन तैयार हो रही थी। ये छोटे बड़े विद्रोह, चाहे वे किसानों के हों, आदिवासियों के, सैनिकों के या आम नागरिकों के, उसी व्यापक असंतोष की कड़ियां थे, है ना? एकदम सही कहा आपने। इन शुरुआती प्रतिरोधों को समझने से ही 1857 के विस्फोट के असली कारण और उसकी व्यापकता हमें समझ आती है। ये दिखाता है कि अंग्रेजी राज का विरोध समाज के सिर्फ ऊपरी तबके तक सीमित नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें आम लोगों में कहीं ज्यादा गहरी थीं और विविध थीं। बिल्कुल। तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन शुरुआती, अक्सर कम चर्चित या भूले बिसरे विद्रोहों को इतिहास में उनका सही स्थान देना, उन्हें याद करना, क्या ये हमारी 1857 और उसके बाद के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी को देखने का नजरिया थोड़ा बदलता है? इस पर सोचिए।